Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time. I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss our marketing topic which is marketing environment. हमारे पास तीन मेन टॉपिक्स हैं. सबसे पहले मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सेकंड है माइक्रो एनवायरनमेंट और उसके 6 एक्टर्स एंड देन थर्ड है हमारे पास मैक्रो एनवायरनमेंट और 6 फोर्सेस जो हम जो है वो डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में. तो स्टे ट्यून, आपको पूरी डिटेल के साथ समझाने वाली हूँ मैं. नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट. मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है. एनवायरनमेंट वी ऑल नो कि एनवायरनमेंट जिस पे आप रह रहे होते हो, जिस पे आप डिपेंड कर रहे होते हो, लोग आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आप किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हो, तो एक साइकिल चल रही होती है. मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है. मार्केटिंग एनवायरनमेंट की डेफिनेशन अगर पढ़ लें आप, marketing environment where actors and forces are present which have ability to build and maintain successful relationship with target customer. A marketing environment encompasses all the internal and external forces that drive and influence an organization's marketing activities. अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, एक्टर्स और फोर्सेस. आपके पास नीचे एक और था, वो एक्सटर्नल और इंटरनल. तो ये जो चीज़ें हैं वो एक चंक है आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट का. एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं कुछ जो कंपनी को हार्म कर सकते हैं, कंपनी को सक्सेसफुल बना सकते हैं. फिर आपके इंटरनल होते हैं. एक्सटर्नल इंटरनल क्या होते हैं वो आगे जो माइक्रो और मैक्रो आएगा उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी मैं आपको. इसमें सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट डिपेंड करता है आपकी सक्सेस, आपका फेलियर, आपकी सारी चीज़ें आपके एक्टर्स पे और कंपनी के फोर्सेस पे, जो कि एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, जो कि इंटरनल भी हो सकती हैं. अब जो हमने बात करी कि इंटरनल एक्सटर्नल होती है, तो माइक्रो एनवायरनमेंट भी इसी से रिलेटेड करता है कि इंटरनल जो आपके डैमेज करता है ना, इंटरनली जो डायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट करता है, आपकी कंपनी को इफ़ेक्ट करता है, उसको कहा जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर कंपनी इन अ पॉजिटिव वे और कैन बी अ नेगेटिव वे, जिसमें आपके पास 6 एक्टर्स आते हैं: कंपनी, सप्लायर, इंटरमीडिएट्स, कस्टमर्स के मार्केट्स, कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक्स. ये सारी चीज़ें आपकी कंपनी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जिनको एक्टर्स कहा जाता है. सेकंड आपके पास है मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट आपकी कंपनी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, जो कि एक्सटर्नल होता है. एक्सटर्नल इट मीन्स कि हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपनी के अंदर मौजूद नहीं हैं, बाहर से आ रही हैं, लेकिन वो आपकी कंपनी को नुकसान में डाल सकती हैं इस हद तक कि वो आपकी कंपनी को बंद भी करा सकती हैं. जिसमें हमारे पास 6 फोर्सेस आ जाती हैं: डेमोग्राफिक, आपकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल. ये आगे डिस्कस करेंगे हाउ दे आर गोइंग टू गिव डिसएडवांटेज टू योर कंपनी. अब हम डिस्कस करते हैं हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के एक्टर्स को. सबसे पहला एक्टर है हमारे पास दी कंपनी. डेफिनेशन है: इन डिज़ाइनिंग मार्केटिंग प्लान्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट टेक्स अदर कंपनी ग्रुप अकाउंट्स. अकाउंट्स की जगह पे अगर डिपार्टमेंट भी बोला जाए तो इट्स ओके. इसमें कीवर्ड्स है हमारे पास मार्केटिंग प्लान्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट. व्हाट डज़ इट मीन. इसमें मतलब होता है कि आपकी मार्केटिंग कैसे, कब, कहाँ, कितने पैसे में, कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी, क्यों पहुँचेगी. ये जवाब आपको मिलता है जब आप मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे होते हो. वो कैसे होती है. कंपनी के अंदर हमारे पास 6 डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं: टॉप मैनेजमेंट, ऑपरेशन, परचेजिंग, फाइनेंस, अकाउंट एंड R&D डिपार्टमेंट. ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक मीटिंग अरेंज करते हैं कंपनी की, जिसमें आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ, कैसे, क्यों जाना है, आपके पास फाइनेंस है या नहीं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं, आपने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, ऑपरेशंस कैसे होने, परचेजिंग कैसे होनी है, ये सब चीज़ें. सेकंड हमारे पास आ जाती है सप्लायर. प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस. अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाना है या कोई भी सर्विस आपने बनानी है, तो उस चीज़ के लिए आपको सप्लायर की ज़रूरत पड़ती है. आपको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं. आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, अगर मैं बात करूँ, आप चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे हो, चॉकलेट प्रोड्यूस करने से पहले आपको मिल्क चाहिए होगा, आपको शुगर चाहिए होगी, आपको मशीनरी चाहिए होगी, आपको पैकेजिंग के लिए सारी चीज़ें चाहिए होंगी. तो वो सारी चीज़ें जो आपको देगा वो आपका सप्लायर होता है. आपके पास थर्ड आ जाती है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स. आपकी जो इंटरमीडिएट्स होती हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं आपकी प्रोडक्ट को आपके टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, फाइनल बायर तक पहुंचाने के लिए. वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अगर मैं बात करूं, मैंने चॉकलेट्स बना ली हैं बहुत सारी, 1000 ऑफ
पीसेस मेरे पास अवेलेबल हैं लेकिन वो बायर तक पहुंच ही नहीं रहे, तो फ़ायदा बायर को अगर नहीं मिलेगा तो आप तो नुकसान में चले जाएंगे। तो इंटरमीडिएट्स क्या करती हैं, आपके प्रोडक्ट को फाइनल बायर तक पहुंचाती हैं। फिर हमारे पास आता है फोर्थ है हमारे पास कॉम्पिटिटर प्लेज अ मेजर रोल ऑफ योर डाउनफॉल। अगर कॉम्पिटिटर ने एक ऑफरिंग दे दिया, मैंने चॉकलेट बनानी है, अगर कॉम्पिटिटर भी चॉकलेट बना रहा है लेकिन ऐसी पैकेजिंग कर रहा है, ऐसी क्वालिटी कर रहा है, उसमें उसकी वारंटी ऐसी है, उसके कलर्स ऐसे हैं, उसका फ्लेवर्स ऐसा है जो मेरे पास है ही नहीं, तो क्या होगा, मैं नुकसान में जाऊंगी और मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो जीत जाएगा। तो कॉम्पिटिटर्स को, आपके इंटरमीडिएट्स को और सप्लायर्स को आपको देखकर ही डिसीजन करना पड़ता है, वरना आप लॉस में जाओगे। अब फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी पब्लिक्स भी 6 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल पब्लिक। फाइनेंशियल से ही पता चलता है कि ये बैंक से रिलेटेड होगा, बैंक्स हमें लोन देती है, हमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक सहारा देती हैं। तो ये जो होती है ना आपकी बैंक्स, वो भी आपकी इंटरनल में आती है। अगर बैंक्स आपको लोन ना दे, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ना करे, तो आप ऑफकोर्स ही आप लॉस में जाओगे। सेकंड आपका आता है मीडिया, कि आपने मीडिया कौन सा यूज़ करना है, कि आपने प्रिंट मीडिया यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करना है, सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो वो अलग तरीके होते हैं उस चीज़ के। फिर आपका सिटीज़न एक्शन पब्लिक आ जाती है एनजीओ इज़ अ वेरी पावरफुल पब्लिक। अगर एक एनजीओ ने मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, तो मैं पाकिस्तान की एदी एक एनजीओ है। अगर एदी ने किसी के खिलाफ़ बाइकआउट कर दिया कि ये एक्स प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं है, या फिर अनहेल्दी है, या अनहाइजेनिक है, या रिलीजन को आपको हार्म करता है, तो एनजीओ को देखते हुए आपकी जो प्रोडक्ट है ना, जो कंज्यूमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को बाय करना बंद कर देंगे। इतनी पावरफुल एनजीओ हमारी है। तो एनजीओ को भी खुश करके चलना होता है हर कंपनी को। फिर आपकी जनरल पब्लिक आती है। जनरल पब्लिक कौन सी होती है, अगर मेरी कंपनी कराची के अंदर है, तो कराची के जो लोग होंगे ना, वो मेरे कहलाते हैं जनरल पब्लिक। उसके बाद हमारा आता है लोकल पब्लिक। अगर मैं बात करूं कि मेरी कंपनी जो है वो इस एरिया में है, जैसे हमारे कराची के अंदर एक एरिया है डिफेंस के नाम से, तो अगर मैं बात करूं डिफेंस में मेरी कंपनी है, अगर मैं बात करूं लोकल पब्लिक्स की, तो लोकल पब्लिक्स कौन होंगे, जो डिफेंस के आसपास रहते होंगे। मेरी कंपनी के आसपास रहने वाले जो भी लोग होंगे, उनको मैं कहूँगी लोकल पब्लिक, जो मुझसे खुश रहने चाहिए, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, मेरी कंपनी से कोई ऐसा धुआं नहीं जाता हो, कहीं शोर नहीं जाता हो, कोई वेस्ट नहीं जाता हो जो मेरी इंटरनल लोकल पब्लिक को इफ़ेक्ट करता हो। फिर हमारी लास्ट है इंटरनल पब्लिक। इंटरनल पब्लिक में हमारे आते हैं एम्प्लॉयर्स, हमारी कंपनी के अंदर करने वाले जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, वर्कर्स हो गए हमारे, उन सबको हम इंटरनल पब्लिक कहते हैं। और उनको भी सेटिस्फाई करना कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग सेटिस्फाइड हों, मोटिवेटेड हों। अब हमारे पास आ जाता है सबसे लास्ट एक्टर, कस्टमर मार्केट्स। कस्टमर मार्केट्स हमारी होती हैं 4 टाइप्स की। हमारी सबसे पहले आ जाती है कंज्यूमर मार्केट। व्हाट इज़ कंज्यूमर मार्केट? कंज्यूमर मार्केट इज़ अ मार्केट फ्रॉम वेयर यू बाय और परचेज अ प्रोडक्ट फॉर योर पर्सनल यूज़ और योर फैमिली और योर फ्रेंड्स। आप उस चीज़ को परचेज़ करते हो अपने यूज़ के लिए, अपनी फैमिली को देने के लिए, अपने फ्रेंड्स को देने के लिए। उस मार्केट को आप कहते हो कंज्यूमर मार्केट। अगर सेम ही मैं बात करूं कि बिज़नेस मार्केट क्या होती है, उसी मार्केट से जहां से आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ ख़रीदी है। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक मार्कर ख़रीदा है, एक मैंने बोर्ड मार्कर ख़रीदा है, जो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा है, जो मैं घर पे यूज़ करूँगी, या मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव यूज़ करेंगे। तो वहाँ से जहाँ से मैंने ख़रीदा है, जिस मार्केट से मैंने ख़रीदा है, वो क्या कहलाएगी मेरे लिए? कंज्यूमर मार्केट। अगर मैंने वही मार्कर ख़रीदा है सेम मार्केट से, लेकिन मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ अपने बिज़नेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, मैं उसको लेके जाऊँगी अपने ऑफिस में, तो अब वो जो मार्केट मेरे लिए कंज्यूमर मार्केट थी, वही मार्केट मेरे लिए क्या बन गई? बिज़नेस मार्केट। कोई भी चीज़ मैं ख़रीद रही हूँ वो बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही है, तो वो मेरे लिए बिज़नेस मार्केट कहलाएगी। कोई भी मैं चीज़ ख़रीद रही हूँ जो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदी और उसको यूज़ करा, तो वो मार्केट मेरे लिए कहलाएगी बिज़नेस मार्केट। अब थर्ड आ जाता है इंटरनेशनल मार्केट। सिंपली नाम से ही पता चलता है कि आपकी परचेजिंग, आपकी जो बाइंग डिसीजन होगी वो इंटरनल ही आएंगे। इंटरनेशनल मार्केट से आप चीज़ें खरीद रहे होते हो, आप
अगर मैं बात करूं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट दराज से ऑनलाइन ऑर्डर करा है जो चाइना से आना है, तो वो जो चाइना की मार्केट से यहाँ पे आ रहा है वो क्या है, इंटरनेशनल मार्केट है। चाइना आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट बन गया, जो वहाँ से आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा, वो वहाँ से एक्सपोर्ट करेगा, आपने इंपोर्ट करना है, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो गई। अब लास्ट जो है वो है गवर्नमेंट मार्केट। गवर्नमेंट मार्केट तब होती है जब आपकी गवर्नमेंट आती है बीच में, आपकी परचेजिंग के लिए, आपकी बाइंग के लिए, आपकी सेलिंग के लिए। इसकी एग्जांपल अगर मैं लूँ, अगर कोई गवर्नमेंट चेंज होती है और ऑक्शन लगता है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इस आपकी वॉचेस हो गए, आपकी कार्स हो गई, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से बेची जाती हैं। तो ये क्या होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ गई तो उस मार्केट को कहा जाता है गवर्नमेंट मार्केट। ये 4 टाइप्स होती हैं मार्केट्स की, जो सबको आपकी कंपनी को देखना पड़ता है कि आपकी कंपनी किस चीज़ पे जाएगी। आपका जो प्रोडक्ट जा रहा है वो कंज्यूमर मार्केट्स के लिए है, आपका इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, आपकी गवर्नमेंट मार्केट के लिए है, आपके बिज़नेस मार्केट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट्स ख़त्म हो गए। अब स्टार्ट करते हैं हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आप क्या देखते हो, आप ह्यूमन को डिफ़ाइन करते हो, आप ह्यूमन की प्रेफरेंस को देख रहे होते हो, उनके ऑक्यूपेशन को, उनकी फैमिली साइज़ को, उनकी वो कहाँ रहते हैं, उनकी एज क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका जेंडर क्या है। वो सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी हैं, 6 चीज़ें हैं, साइज़, ऑक्यूपेशन, लोकेशन, एज, रिलीजन, रेस एंड जेंडर। ये सारी चीज़ें देखते हुए आप अपने प्रोडक्ट को उस जगह पे पहुंचा रहे होते हो। अगर साइज़ की बात करूं कि एक मैंने चॉकलेट बना रही हूँ, जैसे मैं एग्जांपल स्टार्ट से दे रही हूँ चॉकलेट की, तो मैं उसी को लेके चलती हूँ। मैंने एग्जांपल एक चॉकलेट बनाई जो कि नॉर्मल बच्चों के लिए है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी, मैंने रिसर्च करी कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी फैमिली है, उनकी बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बड़ा सा पैकेट लॉन्च करा अपने चॉकलेट्स का, जिसके अंदर मैंने छोटे छोटे चॉकलेट्स के अलग अलग बॉक्स रख दिया, अलग अलग रैप करके उनमें रख दिया। तो वो क्या होगा, एक जो फादर होगा या मदर होगी या कोई भी है जो बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेने चाहेगा, तो वो क्या क्या देखेगा, अलग अलग चॉकलेट्स लेने से बेहतर है कि वो एक ही बैग ले ले चॉकलेट्स का, जिसके अंदर मैंने मतलब कंपनी ने उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स डाली हुई हैं। तो वो फैमिली साइज़ को देखते हुए। सेम ही अगर मैं एग्जांपल दूं ऑटोमोबाइल्स की, तो ऑटोमोबाइल्स की जो काफ़ी सारी कार्स होती हैं जो 4 सीटर होती हैं, जो कुछ होती हैं जो 2 सीटर्स होती हैं, कुछ होती हैं 7 सीटर, कुछ 15 सीटर्स। तो वो क्या करती हैं, वो आपके फैमिली साइज़ को देख कर रही होती है, राइट, कि आपकी जो एरिया है उस एरिया में न्यूक्लियर फैमिली रहती हैं या फिर जॉइंट फैमिली रहती हैं, तो इस हिसाब से वो गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। फिर आपकी सेकंड चीज़ आ जाती है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है, अगर मैं बात करूँ कि मेरी टारगेट मार्केट जो है वो डॉक्टर्स है या फिर लॉयर्स है या फिर टीचर्स है या पायलट्स है, कोई भी है, या बिजनेस पर्सन है, तो उस हिसाब से मेरी टारगेट मार्केट है, तो मैं प्रोडक्ट भी वैसा ही बनाऊँगी। अगर मैं लैब कोट बना रही हूँ तो मेरी टारगेट मार्केट क्या होगी, मेरे डॉक्टर्स होंगे। अगर मैं जो ब्लैक कोट होते हैं जो लॉयर्स यूज़ करते हैं, तो मेरी टारगेट मार्केट क्या होगी, लॉयर्स होंगे। अगर मैं बात करूं कि पायलट्स हैं, तो पायलट्स के लिए जो चीज़ें होती हैं वो, तो फिर आपकी टारगेट मार्केट चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। फिर हमारी लोकेशन आ जाती है कि अगर कोई ज़्यादा गर्मी वाले इलाके में रहता है तो वहाँ पे जो है वो कपड़े का चेंज होगा, खाने पीने की चेंजेस होंगी। अगर मैं बात करूँ कोयटा की, तो वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा बीफ खाया जाता है, मटन खाया जाता है, तो प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से वहाँ पे जाते हैं। आपके जो कपड़े होते हैं, वहाँ पे बूट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें चेंज होती है एज़ कम्पेयर टू द वहाँ पे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर एज आ जाता है कि बच्चों के लिए अलग चीज़ें हैं, बड़ों के लिए अलग चीज़ें हैं, आपके बूढ़ों के लिए अलग चीज़ें हैं। तो आपकी टारगेट मार्केट क्या है, कौन सी है, एज कौन सा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर रिलीजन है कि मुसलमान के लिए है, नॉन मुस्लिम के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, सारे रिलीजन के लिए। फिर जेंडर है कि फ़ीमेल्स के लिए प्रोडक्ट है या मेल्स के लिए प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें आप डेमोग्राफिक में देख रहे होते हो, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट रेडी होता है, उस हिसाब से आपकी टारगेट मार्केट, आपकी एक टारगेट बन जाता है कि इस मार्केट को हमने जाके टारगेट करना है।
सेकेंड नंबर पे हमारा आता है इकोनॉमिक, कंसिस्ट ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट्स कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न। परचेजिंग पावर कंज्यूमर की और स्पेंडिंग पैटर्न बहुत सारे फैक्टर से आपका अफेक्ट हो जाता है, जिसमें आपके आते हैं सबसे पहले कंज्यूमर की सोशल क्लास। आप अगर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, आपकी परचेजिंग पावर अलग होगी। आप अगर अपर क्लास से बिलोंग करते हो तो आपकी परचेजिंग पावर अलग होगी। आप अगर लोअर से बिलोंग करते हो तो आपकी परचेजिंग पावर अलग होगी। इट इज़ मोस्ट कॉमन थिंग कि अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो ज़्यादा खरीदोगे, ज़्यादा आप स्पेंड करोगे, ज़्यादा न्यू न्यू चीज़ें आप खरीदोगे, आप ट्रैवल पे जाओगे, आप अब्रॉड जाओगे, आप नए कपड़े पहनोगे, आप ब्रांडेड चीज़ें लोगे, आप लोकल चीज़ों पे नहीं जाओगे। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं बात करूँ कि एक मुल्क है जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट नॉर्मल है, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो क्या होगा इससे कि आपकी कंपनी, आपकी जो कंट्री है वहाँ पे गरीबी है ही नहीं। गरीबी अगर नहीं होगी तो वहाँ पे आपके सारे लोग जो हैं वो अपर क्लास और मिडिल क्लास से बिलोंग करेंगे, मतलब उनकी परचेजिंग पावर अच्छी होगी। तो अगर आप ऐसी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो जहाँ पे गरीबी नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल जाएगा। थर्ड हमारे पास आ जाती है नेचुरल। नेचुरल में आपके नेचुरल रिसोर्सेज आ जाती है और फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाती है। अगर मैं बात करूँ कोविड-19 की, कोविड-19 में क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेस जो थे वो लॉस में चले गए। क्यों? क्योंकि आपके नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ से आ रहे थे, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ करता है? सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता है अपना नमक, सॉल्ट और कॉटन। अगर मैं बात करूँ कि चाइना जो है वो इम्पोर्ट करता है सॉल्ट पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान और इंडिया, चाइना के बीच में जो बॉर्डर था वो बंद है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि बैरियर्स आ गए थे। कोई चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं जा पाती थी क्योंकि वायरस फैलने का डर था। तो ये क्या था कि पाकिस्तान से अगर कॉटन या फिर सॉल्ट जो है वो अगर इंडिया, चाइना नहीं पहुँच रहा या इंडिया नहीं पहुँच रहा, किसी ममालिक में नहीं पहुँच रहा, तो उनका आगे जो रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा वो बनना रुक जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट है जो कॉटन से बनता है, जैसे टेक्सटाइल है, तो टेक्सटाइल की कंपनी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी जब तक उनको कॉटन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये क्या था कि उनकी जो कंपनी हुई, जो टेक्सटाइल की थी या कोई भी कंपनी हुई, कोई भी रॉ मटेरियल था जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क आना था या एक शहर से दूसरे शहर आना था, तो वो बंद हो गया। वो आ ही नहीं पाएगा। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो ही नहीं सकता। तो नेचुरल डिज़ास्टर जो आते हैं वो आपकी कंपनी को इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, जिसको आपकी कंपनी को देख के चलना होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं चॉकलेट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मुझे रॉ मटेरियल एक बल्क में सेव करके रख देना चाहिए कि अल्लाह ना करे आगे अगर कोई चीज़ हो रही है जिसकी वजह से मुझे चीनी नहीं मिल सकती है, चीनी बहुत महंगी मिलेगी या दूध बहुत महंगा मिलेगा, तो मैं उसे स्टोर करके रख लूँगी। तो ये चीज़ें कंपनी को देखनी होती हैं ऑलरेडी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारी है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। अगर मैं बात करूँ नोकिया की, नोकिया एवरीवन नोज़ के एक जायंट था वो, लेकिन वो फेलियर में गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया जो आपके कस्टमर्स आपसे मांग रहे थे। वो लोग एंड्रॉयड से कहाँ चले गए? वो लोग चले गए विंडोज़ पे, और विंडोज़ कस्टमर्स को चाहिए ही नहीं था। कस्टमर्स को क्या चाहिए था? वो चाहिए था एंड्रॉयड। तो कंपनी ने क्या किया, नोकिया ने क्या किया, उन्होंने अडॉप्टेशन नहीं की। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है, आपको दुनिया के साथ चलना पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि मैं हूं एक कस्टमर, अगर मैं बोल रही हूं कि मुझे चाहिए एंड्रॉयड और मेरी कंपनी मुझे ज़बरदस्ती विंडो दे ही जा रही है, विंडो यूज़ करो, विंडो यूज़ करो, तो मैं क्या करूँगी? मैं स्विच कर दूँगी। मैं नोकिया को छोड़ के मैं किसी और कंपनी की तरफ चली जाऊँगी, मैं उनसे परचेज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। तो यही हुआ, नोकिया की क्वालिटी, कलर्स, उसकी शेप वो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या वो उन्होंने टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट नहीं करा। उस वजह से आपके जो नोकिया के कस्टमर थे, उन्होंने क्या करा, वो कस्टमर जो नोकिया के थे वो सारे बाकी कंपनीज़ की तरफ चले गए। बाकी कंपनीज़ ने देखा भाई नोकिया के लोग जो हैं वो पीछे हो रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने लिया और अपने जो मोबाइल थे उन्होंने एंड्रॉयड को यूज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा और वो ले आए। वहाँ पे आपकी कंपनी जो छोटी-मोटी थी वो भी बढ़ के आगे आ गई, क्योंकि नोकिया के यूज़र बहुत ज़्यादा थे। वो अगर आगे उधर चले गए तो कंपनी जो है वो ग्रो कर गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद उनकी कंपनी ग्रो कर गई। नेक्स्ट है हमारे पास कल्चर। कल्चर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस रिलीजन, फैमिली। आप अगर एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो आपके कल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती
होती है, आपके नॉर्म्स और एथिक्स ऐसे हैं जो आप अपने कल्चर से हट के नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बहुत सारे कल्चर्स मौजूद हैं। सिंधी हैं, पंजाबी हैं, मुहाजिर हैं, आपके सराइकी हैं, तो बहुत सारे अलग-अलग। अगर मैं मेन बात करूँ बहुत ज़्यादा, आपके सिंधी हैं और हैं पंजाबी और मुहाजिर। अगर मैं बात करूँ सिंधियों की, तो सिंधियों के कल्चर कहा जाता है कि उनके पास अजरक, टोपी, वाइट शलवार कमीज़, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, उनका अजरक वो बहुत ज़्यादा प्योर माना जाता है, रिस्पेक्ट मानी जाती है, बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ होती है अजरक। आपकी खुशियों में, आपके गम में उस चीज़ को आगे बढ़ा के दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि मेरा टारगेट कस्टमर एक सिंधी है, तो मैं उनके लिए क्या करूँगी, मैं अजरक वाले प्रिंट वाले चॉकलेट्स के रैपर्स बना दूँगी, मैं अजरक के प्रिंट वाले कपड़े बना दूँगी, अजरक के प्रिंट वाली चीज़ें बनाऊँगी। क्यों? क्योंकि वो सिंधी हैं, वो अजरक को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, तो वो उस चीज़ को परचेज़ करेंगे। सेम मैं अगर पंजाबियों की बात करूँ, तो मैं पंजाबी में फिर वही चीज़ ले आऊँगी। मैं एड्स ऐसे बनाऊँगी जिसमें पंजाबी लैंग्वेज यूज़ हुई हो, मैं एड्स ऐसे बनाऊँगी जिसमें पंजाबी कल्चर को शो किया गया हो, या पंजाबी कल्चर डे आता है, सिंधी कल्चर डे आता है, तो मैं उन चीज़ों को उन दिनों में प्रोड्यूस करूँगी। उन दिनों में आपकी एडवर्टाइज़मेंट चेंज कर दूँगी, उन दिनों में उनकी पैकेजिंग चेंज कर दूँगी। तो ये चीज़ें देखकर ही आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो ये चीज़ जो है वो कल्चरली आपकी कंपनी को अफ़ेक्ट करती है इनडायरेक्टली। उसके बाद लास्ट है हमारे पास पॉलिटिकल एंड लीगल। द पॉलिटिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी फोर्सेस। अगर मैं बात करूँ, कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट करने के बाद, उसको चलाने तक आपके लॉज़, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलोज़ होते हैं। अगर आप उन रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते, तो आपकी कंपनी पे एक लीगल एक्शन लिया जाता है। कंपनी को स्टार्ट करने से पहले भी आपके बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपके गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, आपको उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर आप फ़ॉलो नहीं करोगे, तो आप पर लीगल एक्शंस उठाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी मुश्किल में आ सकती है, आपका लॉस हो सकता है। अगर मैं बात करूँ, एक पेपर वर्क्स होते हैं, कुछ पेपर वर्क्स ऐसे होते हैं कि आप जो है वो हाइजीन दोगे, आप सेफ्टी दोगे, आपकी कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं वो डेंजर में नहीं होंगे। अगर कहीं आग लग जाती है, तो आपके पास फायर फाइटर्स मौजूद होने चाहिए, फायर इक्विपमेंट मौजूद होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है कि आपकी कंपनी सेफ्टी प्रोवाइड करे लॉज़ एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। ओके एवरीवन, यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई वीडियो न्यू चाहिए हो किसी और टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।